देश की सबसे पसंदीदा बहस के शो देश की बहस डिबेट शो देश की बहस में दीपक चौरसिया का अपने दर्शकों और मेहमानों को सादर नमस्कार। आप जानते हैं देश की बहस का डिबेट का इकलौता शो है जो अपने शो के अंदर दर्शकों को अपने घरों से जोड़ता है और अपने बड़े बड़े पैनलिस्टों के साथ, बड़े बड़े राजनेताओं के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ सीधा संवाद कराता है। इसलिए देश का यह इकलौता और अनोखा शो है। यही नहीं, टॉपिक क्या हो, विषय क्या हो, किस पर आज बहस हो, इसके बारे में भी हम आपकी राय लेते हैं और जिस विषय को सबसे ज्यादा मत मिलते हैं उसी को अपनी डिबेट का मुख्य टॉपिक बनाते हैं। अब जल्दी देख लेते हैं आज हमने आपको कौन से 3 सवाल दिए थे और आपने किसको सबसे बड़ा टॉपिक बनाया है। जाहिर है ये कोरोना ही होगा, लेकिन कोरोना का कौन से पहलू को आज हम डिस्कस करेंगे। आज कोरोना को लेकर कई डेवलपमेंट हुए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी तो सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार पूरी तरह से नाकाम हुई है। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसमें नए संसद भवन को बनाया जा रहा है वो एक गैर जरूरी खर्चा है। इसीलिए 93% लोगों ने कहा है कि कोरोना कहर की आड़ में सेंट्रल विस्टा का विरोध क्यों, क्योंकि नए संसद भवन को बनना है। 2022 में भारत की आजादी की 75वीं सालगिरह है और 75वीं सालगिरह जब मनाई जाएगी उस वक्त मोदी सरकार ये चाहती है कि नए संसद भवन के अंदर अधिवेशन हो। पुराना संसद भवन जो अंग्रेजों ने बनाया था, 100 साल पुराना है, वो अब क्षमताएं लेने में असमर्थ है और आगे के लिए तैयारी करनी है। माना यह जा रहा है कि यह संसद भवन बनने के बाद 100 साल काम करेगा और स्टेट टू आर्ट टेक्नोलॉजी होगी। इसके अलावा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में नए सरकारी इमारतें बनाई जाएंगी। आने वाले कई लंबा ये प्रोजेक्ट है, 2022 तक नहीं पूरा होने वाला। इसमें नए घर भी बनाए जाएंगे, नए दफ्तर भी बनाए जाएंगे और ऐसे दफ्तर बनाए जाएंगे जो स्टेट टू द आर्ट हो। पूरा बदल दिया जाएगा विजय चौक से इंडिया गेट को। क्या ये गैर जरूरी खर्चा है? क्या संसद भवन को बनाना रोक देना चाहिए? आज सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार पूरी तरह विफल है और इस विफलता के बीच वो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यानी नए संसद भवन को बनाने में, जिसको रोक देना चाहिए। राहुल गांधी ने आज एक पत्र लिखकर यहां तक कह दिया कि भाई भारत के चलते ही दुनिया भर में अब संक्रमण फैल रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब राहुल गांधी ने क्या ये कहकर भारत का अपमान किया है? राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, अब वो कहते हैं लॉकडाउन लगना चाहिए। उनका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? इन सब मुद्दों पर बात होगी। हमारे साथ 2 खास मेहमान होंगे, डॉक्टर संबित पात्रा और कांग्रेस के आलोक शर्मा जी। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज का कोरोना अपडेट क्या है। कोरोना की दूसरी लहर लगातार कहर बरपा रही है। जहरीले वायरस से पूरे देश में त्राहिमाम मचा है और कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार हर मोर्चे पर युद्ध स्तर पर प्रयास में जुटी है। लेकिन विपक्षी दल महामारी का सामना करने की जगह सेंट्रल विस्टा को निशाना बनाकर राजनीतिक रोटियां सेकने लगे हैं। कोरोना की लड़ाई में सकारात्मक भूमिका निभाने की जगह ट्विटर वॉर छिड़ चुका है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि सेंट्रल विस्टा आपराधिक बर्बादी है। इस वक्त लोगों की जिंदगी को बचाने पर ध्यान दें, न कि एक नए घर को पाने के काम के लिए। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा कि सेंट्रल विस्टा पर कांग्रेस का प्रवचन गजब है। सेंट्रल विस्टा परियोजना की लागत सालों से 20,000 करोड़ रुपए है। सरकार ने टीकाकरण के लिए लगभग 2 गुना राशि आवंटित की है। इस साल भारत का स्वास्थ्य बजट 3 लाख करोड़ से ज्यादा था। हम अपनी प्राथमिकताएं अच्छे से जानते हैं। सेंट्रल विस्टा के मास्टर प्लान के मुताबिक देश के सभी राज्यों के सभी सांसदों के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, नया संसद भवन तैयार हो रहा है। यानी आने वाले सालों में देश के लिए राज्यसभा और लोकसभा में मंथन यहीं से होगा। लेकिन कुछ विपक्षी दल कोरोना काल के गंभीर चुनौतियों से निपटने में साथ देने की जगह एक अलग ही मुद्दे पर सरकार को घेरती दिख रही हैं, जबकि अन्य दूसरे राजनीतिक दल भी मौके पर चौका लगाने की फिराक में हैं। कोई भी प्लानिंग पेंडिंग रखी जा सकती है। अभी हमारे जो आर्थिक हालात है, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? हमारे लिए प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? अभी पंचायत स्तर तक कुछ न कुछ हॉस्पिटलाइजेशन की, बेड्स की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की मांग की है। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि फिलहाल देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को कोरोना के खिलाफ जंग में साथ देना चाहिए।
आज लोगों को ऑक्सीजन नहीं, दवाइयाँ नहीं, हॉस्पिटल में बेड नहीं और कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है। इस वक्त हम पैसा किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे खर्चा करें, ये बहुत असंवेदनशीलता और अमानुषता भी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी दिन भर एक्शन में रहे। वो लगातार मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों, मेडिकल जगत के लोगों समेत देश की सेना, दुनिया के नेताओं से और सभी मंत्रालयों के संपर्क में हैं, ताकि मुंह फाड़े खड़ी महामारी को मात दी जा सके। ये बात सही है कि हालात इस वक्त बेहद गंभीर हैं और कोरोना के खिलाफ जंग बड़ी है, लेकिन वक्त की नजाकत को समझने की जगह राजनीति के नए पैंतरे ढूंढना कितना जायज है, यही सवाल देश की बहस में आज उठाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको पता है देश की बहस में हम एक सवाल भी पूछते हैं, और आज का सवाल क्या है ये हम आपको बता दें। आज हमने सेंट्रल विस्टा यानी नए संसद भवन से जुड़ा ही सवाल पूछा है। आज का सवाल हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। सवाल ये है कि क्या नए संसद भवन का बनना कोरोना काल के चलते रोक देना चाहिए? ये हमारा सवाल है। हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। आपका जवाब बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये पब्लिक ओपिनियन बनाता है। क्या कोरोना की वजह से नए संसद भवन का काम रोक देना चाहिए? हाँ या नहीं में आप जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर भी वोट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, आप कार्यक्रम के अंदर शामिल होना चाहते हैं, तो आप हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप कर दें। सीधे अपने दोनों मेहमानों को जोड़ता हूं। डॉक्टर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, खुद पेशे से एक डॉक्टर हैं। आलोक शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, दोनों मेरे साथ हैं। सबसे पहले संबित जी आपसे शुरुआत करूंगा। सोनिया जी ने भी कहा कि भाई सेंट्रल विस्टा यानी नए संसद भवन को बनाना एक गैर जरूरी खर्चा है और इसको तुरंत रोका जाना चाहिए। सरकार को क्यों लगता है कि संसद भवन को इस वक्त बनाया जाना चाहिए? क्या आजादी की 75वीं सालगिरह 2022 में मनाई जानी है, ये उद्देश्य है, या सरकार इसको किस व्यू में से देखती है? देखिए दीपक भाई, जहां तक कि सेंट्रल विस्टा का सवाल है, प्रथम दृष्टया जब ये कहा जाता है कि देश में इस प्रकार का एक प्रकोप चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, लोग मर रहे हैं, लोग तकलीफ में हैं, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट चलाने की क्या आवश्यकता है? तो प्रथम दृष्टया लगता है बिल्कुल ये सही बात है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। मगर मैं अब 6 पॉइंट्स में, जो आज हरदीप सिंह पुरी जो मंत्री हैं, उन्होंने 6 पॉइंट्स रखे, मैं उन 6 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके चैनल के माध्यम से लोग भी समझ सके कि हम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम असंवेदनशील हैं, और तथ्यों को लोगों तक पहुंचाओ। पॉइंट नंबर 1, देखिए लोगों का कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी है और कुछ लोगों का कहना है कि हम वो पैसे यहां खर्च कर सकते हैं पेंडेमिक के लिए जहां पैसे कम पड़ रहे हैं। 20,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। बिल्कुल सही बात है कि ये प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ का है, मगर ये एक लंबा चलने वाला और फेज प्रोजेक्ट है। तो अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो 20,000 करोड़ का नहीं चल रहा है। ये प्रोजेक्ट वर्तमान में 2 टेंडर इसने इशू किए हैं। नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का टेंडर जिसका 862 करोड़ रुपया का टेंडर है, और दूसरा टेंडर है रिजुविनेशन ऑफ द सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, जिसके लिए 477 करोड़ का टेंडर है। केवल 2 टेंडर इशू हुए हैं। ये 20,000 करोड़ रुपए का टेंडर तो अनेकों वर्षों में जब ये पूरा होगा तब जाके खर्चा होगा, नंबर 1। उसके कंपैरिजन में 3 लाख करोड़ रुपए हेल्थ बजट के लिए इस बार बजट में दिया गया। 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए दिया गया, जिस अमाउंट को और बढ़ाया भी जाएगा। तो इसलिए ये किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। दूसरा संशय लोगों का कहना है कि क्या मोदी जी अपने घर को बनाने के लिए और पार्लियामेंट बनाने के लिए आतुर हो रहे हैं। देखिए, इसका सबसे पहले रिकमेंडेशन उस समय रमेश जी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे कांग्रेस पार्टी के। 2012 में रमेश जी ने ये चिट्ठी स्पीकर ऑफ इंडिया को लिखा था कि अब ये पार्लियामेंट फंक्शन करना संभव नहीं है, और सेंट्रल विस्टा, उस समय नाम सेंट्रल विस्टा नहीं था, मगर प्रोजेक्ट अमूमन वैसा ही था कि एक नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की और उसके साथ साथ नया पैराफिलियर एवेन्यूज की आवश्यकता है, इसको ग्रांट दिया जाए। 14 को जब हम सरकार में आए तो हमने ग्रांट दिया, ये यूपीए सरकार की भी डिमांड। तीसरी बात यहां कहा जा रहा है कि ये तो पैसा खर्चा है, ये इस महामारी के समय नहीं होना चाहिए। मैं इसको कहता हूं हिपोक्रेसी। आप हिपोक्रेसी देखिए, महाराष्ट्र में आप कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, महाराष्ट्र सरकार ने एक टेंडर निकाला 900 करोड़ रुपए का, जो कि वहां के एमएलए हॉस्टल को बनाने के लिए टेंडर था। एमएलए हॉस्टल क्या अभी बनना चाहिए? क्या अगर महामारी महाराष्ट्र में सबसे अधिक हुआ तो एमएलए हॉस्टल बाद में नहीं बनना चाहिए? जिसके एवज में महाराष्ट्र की सरकार करी, ये तो पुराना प्रोजेक्ट था, हम इसको लागू कर रहे हैं। तो ये सेंट्रल विस्टा भी तो पुराना प्रोजेक्ट था। ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नए विधानसभा का निर्माण के लिए भी टेंडर जारी करने का निर्णय ले लिया है।
तीसरी और आखिर मतलब अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा कि आप इस जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, देखिए इस प्रोजेक्ट में सैकड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड। जो लोग अनस्किल्ड भी हैं, जो लेबरर्स हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। और आज के डेट में एम्प्लॉयमेंट की सख्त आवश्यकता है, इसको छीनने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और एक बात मैं बता दूं, देखिए कोरोना से सरकार जरूर लड़ रही है, मगर किसी भी कीमत पे गवर्नेंस स्टैंड स्टिल नहीं हुआ है। हर विभाग अपना अपना काम कर रही है, कोई भी विभाग अपने कामों को बंद करके शटर डाउन वाले सिचुएशन पे नहीं आई है। सबको अपना काम करते भी देना चाहिए। ठीक है, सीधे मैं आलोक शर्मा जी के पास चलता हूं। आलोक शर्मा जी, मानता हूं कोरोना है, मानता हूं ये संकट का काल है, मानता हूं दूसरी लहर में हम उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना हमको करना चाहिए था, लेकिन क्या सरकारें काम करना रुक जाएं? क्या भारत का नया संसद भवन उसको नहीं मिलना चाहिए, और वो भी 2022 तक, जिसकी रिकमेंडेशन खुद कांग्रेस की सरकार ने 2012 में की थी? देखिए, मुझे लगता है दीपक जी, सबसे पहले तो 2022 का ही ठीकरा हमारे हरदीप पुरी साहब ने और संबित पात्रा जी ने फोड़ दिया। वो तो कह रहे हैं कई साल तक काम चलेगा, 2022 में तो पूरा होना ही नहीं है। अभी संबित जी ने कहा, पहली चीज। दूसरी चीज, संसद भवन बन जाएगा, सेंट्रल विस्टा कई साल तक चलेगा। एक मिनट सर, 2022 की तो बहुत सारी और भी घोषणाएं थी कि डबल हो जाएगी किसानों की आमदनी। हो गई क्या? सबको घर मिल जाएगा, सबको छत मिल जाएगी। इतने लंबे चौड़े वादे हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी है मोदी जी के भाषणों की। 2022 तक क्या क्या हो जाएगा? केवल एक अपना घर और सेंट्रल विस्टा बनना था, वो बनेगा। दूसरी चीज, अनेकों वर्षों में, अभी कहा साहब, तो अनेकों वर्षों का प्रोजेक्ट है। संबित जी के शब्द है, मेरे नहीं। दूसरा शब्द इन्होंने कहा 3 लाख करोड़ का बजट हमारा हेल्थ का है। अरे भाई, हम तो पूछ रहे हैं 35,000 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए रखा था भाई बजट में, उसमें से कितने खर्च हो गए? और पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आया और उसमें से कितना खर्च हो गया, जरा वो बता दीजिए। इन्होंने कहा साहब छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी अपने प्रोजेक्ट को अप्रूवल दी है। उन्होंने भी कहा है कि नया विधानसभा बनना चाहिए, बनना शुरू नहीं किया है, कोई बजट अलोकेशन नहीं किया है। इन्होंने कहा साहब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, 7 साल से एम्प्लॉयमेंट तो दे रहे थे, फिर क्या जरूरत पड़ी थी कि भाई 20,000 करोड़ खर्च करके एम्प्लॉयमेंट देंगे? इतनी मेहनत की मोदी साहब ने कि 45 वर्षों में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दी। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, कोरोना से पहले के आंकड़े बता रहा हूँ। इन्होंने कहा साहब गवर्नेंस तो पूरी तरह से चल ही रही है। बिल्कुल चल रही है साहब, गवर्नेंस तो पूरा देश देख रहा है, शमशानों पे लाइन लगी हुई। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ कि क्यों नहीं होना चाहिए, ये क्रिमिनल वेस्टेज क्यों? सबसे पहला, जब इतना बुरा हाल हो देश के अंदर के एक निकम्मी सरकार ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कमेटी तक नहीं बना पाए और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एसेंशियल आइटम्स की लिस्ट में हो, तो ऐसा ही लगता है कि कोई एक राजा जो है, स्वघोषित फकीर जो है, वो अपने महल के लिए ज्यादा चिंतित है। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आज की तारीख में, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जरूरत क्या ये 1975, मान लीजिए अगर 75 वर्ष की वर्षगांठ के बाद ये 76वें साल में हो जाएगा, तो क्या उसमें कोई प्रलय आ जाएगी? क्या प्रलय आज आई हुई है, सुनामी आज आई हुई है। दूसरा विषय, लीगल एंगल। आपको याद होगा 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में लास्ट डेट थी, 10 तारीख को शिलान्यास था। ये पुराना प्रोजेक्ट नहीं था, संबित जी झूठ बोल रहे हैं कि ये पुराना प्रोजेक्ट था। 10 तारीख को शिलान्यास हुआ है और 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में डेट थी। और तुषार मेहता का जो हलफनामा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन नहीं दिया था इनको जवाब देने के लिए, कहा था 5 मिनट में सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। और उस ऑर्डर को पढ़िए सुप्रीम कोर्ट वाले को संबित जी, उसमें लिखा है पूरी सुनवाई होने तक कोई काम ना हो, शिलान्यास की परमिशन है आपको, बाकी बंद कर दीजिए, कोई मेजर चेंजेस नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट नाराज था कि हम आपकी बात का सम्मान कर रहे हैं, आप हमारी बात का सम्मान करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। निर्माण कार्य आप नहीं करेंगे, आपके ऊपर अगर दबाव है तो आप बताइए कौन सा दबाव है कि आपको तुरंत चाहिए। आज तक जवाब नहीं गया सुप्रीम कोर्ट को कि क्या दबाव है कि पार्लियामेंट इसी समय कोरोना के समय में चाहिए। 1 मिनट, अंतिम बात कहना चाहूंगा मैं। आपने एक बात कही कि राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि हमारा अंतरराष्ट्रीय जगत में बदनामी हो रही है। आप मीडिया चेक कीजिए इंटरनेशनल का, कि आप कह रहा है मीडिया, लाशों की लाइन लगी है, अभी भी हमें अपनी मतलब छवि की चिंता है। श्रीलंका जैसे देश ने हमारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। 1-1 महीने के लिए देश हमारी फ्लाइट को कैंसिल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं?
उनको डर है कि कहीं जो नया स्ट्रेन इंडिया में है वो वहां से वहां तक ना पहुंचे। ठीक है, क्या ये सच इस नहीं मुद्दे है? पर आएंगे आप, तब तक बिल्कुल इस हम- मुद्दे पर आएंगे। एक मिनट, आलोक जी, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इस यही मुद्दे कह पर रहा है आएंगे। कि आप पहला सवाल शत्रुमुख की सेंट्रल तरह विस्ता वाला ले लेता हूं गर्दन आलोक कब जी तक से। छुपाए रहेंगे। मैं बिल्कुल वक्त दूंगा आपको, जी, ठीक है, मैं जवाब मैं ले जवाब लेता हूं। देता हूं। सुप्रीम कोर्ट आपको कह रहा है कि आप निर्माण नहीं कर सकते। फिर संबित पात्रा जी, निर्माण ये क्यों? ये आरोप मैं नहीं, आलोक शर्मा जी लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का कोई आदेश नहीं जारी किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया होता तो कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में तो लोग गए थे ये भी कि शिलान्यास ना हो, उस पर भी रोक लग जानी चाहिए। प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट ने लगाया नहीं। इससे पहले भी कई लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, अभी भी विचाराधीन है और कोई भी सुप्रीम कोर्ट का अवमानना नहीं कर सकता है। आप भी जानते हैं, कंटेम्प्ट लग जाएगा। देखिए, करके जवाब देता हूं। पहले इन्होंने कहा मोदी जी ने तो 2022 तक बहुत सारे वादे पूरे किए थे। क्या सारे वादे पूरे हो गए जो विस्ता वाला वादा चल रहा है? वैसे तो इंदिरा गांधी से पहले नेहरू जी, उसके बाद राजीव गांधी, सोनिया जी, सभी कहते थे गरीबी हटा दो, गरीबी हटा दो। अगर वो वादे उसी जमाने से पूरे हो जाते तो अब तो आज तो कोई लड़ने की भी आवश्यकता नहीं होती, देश में ही शांति होती, हजारों हजार हॉस्पिटल होते, सब कुछ हो जाता। दूसरा, इन्होंने कहा कि अनेकों वर्षों तक तो ये प्रोजेक्ट चलेगा, तो 2022 तक का आपका जो वादा है वो झूठा है। देखिए, मैंने आपको कहा कि 2 विषयों का टेंडर हुआ है, केवल 2 सब प्रोजेक्ट्स का। ये प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ का हो सकता है। उनमें से एक सब प्रोजेक्ट पार्लियामेंट बिल्डिंग का है जो कि 862 करोड़ का है और जिसका टेंडर हो चुका है। हाँ, 2 वर्षों में ये कंप्लीट होना है, तो हमारा विषय है पार्लियामेंट कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा विषय है, आपने कहा कि 35,000 करोड़ रुपया का किया हुआ, पीएम केयर्स फंड का क्या हुआ? पीएम केयर फंड को भी लेके सुप्रीम कोर्ट गए थे। आप याद करिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें सुनवाई की थी और इसका तो ऑडिट होता है। अभी भी आप देखिए किस प्रकार पीएम केयर फंड के माध्यम से वेंटिलेटर भेजे गए छत्तीसगढ़, मगर 250 वेंटिलेटर वहां धूल खा रहे थे। मुझे लगता है इतना डिबेट करने से अच्छा है कि वो धूल हटा करके वेंटिलेटर का इस्तेमाल करे छत्तीसगढ़। अभी अनएम्प्लॉयमेंट और गवर्नेंस के ऊपर बहुत कुछ कहा गया। देखिए, मुझे लगता है स्पेसिफिसिटी के ऊपर कहा जाए। हमारी सरकार एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है, दे पा रही है, गवर्नेंस कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, इसका जवाब तो जनता देगी। मगर अगर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस पर हम डिबेट करें। सेंट्रल विस्ता में एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और इस कारण से ये कंटिन्यू होता रहना चाहिए। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि महल में मोदी अपने महल के लिए बना रहे हैं। नहीं, हमेशा के लिए कोई भी ना तो पीएम हाउस में और ना ही पार्लियामेंट में रहने वाला है। उसी पार्लियामेंट में कांग्रेस के भी अगर सांसद चुन के आएंगे तो वो भी बैठेंगे और ये किसी का महल नहीं है। याद रखिए, हम लोग अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो भी प्रॉपर्टी है, ये देश, हम नेशनल हेराल्ड नहीं बनाते। हमारे पास कोई महल नहीं है नेशनल हेराल्ड के नाम पे कि हर शहर का सबसे बड़ा बिल्डिंग जो होगा वो हमारे परिवार के नाम पे होगा। ये जो भी है, ये जो भी आप देख रहे हैं, ये सब कुछ जनता का है, ये जनार्दन का है, कांग्रेस का भी है, समाजवादी पार्टी का भी है। और अंत में इन्होंने कहा कि लीगल एंगल में आप बिल्कुल विजिट करिए लाइव लॉ बार एंड बेंच और देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई है, नहीं लगाई। मैं उत्तर देता हूं एक एक पॉइंट का। सबसे पहले ठीक है, मैं सुप्रीम सीधे कोर्ट से आलोक जी शुरू के कर पास लेते हैं। जाता हूं। आलोक जी, अगर संसद भवन बन रहा है, अगर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है, अगर ये नई बिल्डिंग बन रही है तो ये तो देश की है ना। प्रधानमंत्री का नया देखिए, निवास मुझे बन रहा है लगता तो ये भी देश का है ना। हमेशा के लिए प्रधानमंत्री थोड़ी बैठेंगे उसके अंदर। और अगर देश को नया संसद भवन मिल रहा है आजादी के 75वीं सालगिरह में, तो गलत क्या है? मिलना चाहिए, क्योंकि पुराना संसद भवन बोझ लेने में असक्षम है। देखिए, मुझे लगता है बोझ लेने में अक्षम है। सुप्रीम कोर्ट में इसका अभी तक जवाब नहीं गया, क्यों अक्षम है। 75 साल जो संसद भवन काम कर सकता है, वो 2 साल या 1 साल 3 साल कोरोना के टाइम में क्यों नहीं रुक सकता है? इसका उत्तर किसी के पास है? नहीं है। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट की बात है, तुषार मेहता का एफिडेविट पढ़िए, उसमें साफ लिखा हुआ। सुप्रीम कोर्ट की सारी जो ऑब्जर्वेशंस पॉइंट फॉर्म में है, उनको पढ़िए, क्या लिखा है उसके अंदर। यहाँ तक लिखा है कि आप हमारा सम्मान, हम आपकी बात का सम्मान कर रहे हैं, शिलान्यास करने दे रहे हैं, आप डेवलपमेंट के काम को नहीं करेंगे। ये ऑर्डर अभी तक पूरा फ्रेम नहीं हुआ है, लेकिन उसमें साफ लिखा हुआ, इसको पढ़िएगा जरा ध्यान से। दूसरी चीज, इन्होंने कहा गरीबी हटाओ। हमारे समय में गरीबियां हटी, चाहे वो नेहरू जी का टाइम हो, चाहे इंदिरा जी का टाइम हो। और आज भी जिन हॉस्पिटल्स में इलाज हो रहा है, वो सब कांग्रेस के मैक्सिमम बनाए हुए। देश की राजधानी में ना केजरीवाल ना मोदी ने एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। दूसरी चीज, इन्होंने कहा गरीबी हटाओ। अरे भाई, गरीबी हटाने की तो बात दूर थी। मोदी साहब ने 7 साल में 12 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंचा दिए हैं। ये पहले प्रधानमंत्री हैं। गरीबी रेखा की बात कर रहे हैं आप, गरीबी की बात कर रहे हैं, जाके पूछिए गरीबों से क्या हाल है उनका आज। दूसरी चीज, पीएम केयर्स फंड की इन्होंने कहा ऑडिट है। क्या सीएजी ऑडिट कर सकता है पीएम केयर्स फंड का?
अरे देश का जो चिन्ह है हमारा 3-4 शेर का जो है, उसके अंदर भी उसको लगाकर आप लोगों ने विदेशों से सहायता मांगी और उसका सीएजी ऑडिट नहीं कर सकता। ये पहली बार हुआ है। आप बताइए कि प्रधानमंत्री के नाम से डोनेशन मांगी जा रही है, देश का हमारा जो चिन्ह है उसको एल्बम जो है उसको लगा करके डोनेशन मांगी जा रही है, लेकिन सीएजी ऑडिट नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट किस तरह के फैसले करता है वो पूरा देश देख रहा है आज की तरफ। दूसरी बात इन्होंने वेंटिलेटर्स की कही, ऐसे ऐसे लोगों को वेंटिलेटर के ठेके दिए गए जिन लोगों ने कभी कहीं पर भी एक ऑक्सीमीटर नहीं बनाया है। आज भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में नासिक के हॉस्पिटल में 168 वेंटिलेटर धूल चाट रहे हैं। वो इसलिए चाट रहे हैं कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर ये लगा दिया तो पेशेंट का मरना तय है। आपने ऐसे ऐसे अपने हमारे दो लोगों को इस तरह के आप लोगों ने वहां पर टेंडर दिए। दूसरी चीज इन्होंने कहा साहब ये तो सबका होगा, वो जो 7 मंजिला इमारत आपने 5 स्टार होटल अपने उसके लिए बनाया है ना, ऑफिस के लिए, आज सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने कहा है कि नोटबंदी का जो सारा पैसा है वो जो तमाम ऑफिस में लगा है। आज उन्होंने एक बात कही है, सुब्रमण्यम स्वामी जी का ट्वीट पढ़िए कि बीजेपी को चाहिए कि अपना जो ऑफिस नया बनाया है उसके लिए उसको कोरोना के लिए खोल दे। क्या खोल देगी बीजेपी? नहीं खोलेगी। नोटबंदी के बाद हर जिले में जो कार्यालय बना था उसका क्या हुआ प्रभु? वो कौन यूज कर रहा है? जनता यूज कर रही है क्या? मुझे लगता है कि देश की जनता अब समझ गई है कि कितना निष्ठुर प्राणी है ये व्यक्ति। इसको कोई मतलब नहीं, इसको किसी दुनिया जहान से कोई मतलब नहीं है। इसका एक उदाहरण है दीपक जी, कोरोना के टाइम में जो प्रधानमंत्री 9,000 करोड़ के जहाज में बैठकर चलता हो और 3 करोड़ रुपए आलोक थोड़ा संक्षेप में रखते, मैं दोनों को पूरा वक्त दे रहा हूँ, एक एक करके पॉइंट रखते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। संबित पात्रा जी, उससे पहले मैं 2 ट्वीट पढ़ के बताना चाहता हूँ राहुल गांधी जी के। आलोक जी प्लीज, आलोक जी मुझे पता है आप दोनों आधे घंटे के लिए जुड़े हुए हैं, एक एक आर्गुमेंट करें बेहतर रहेगा। राहुल गांधी के 2 ट्वीट देखता हूँ। राहुल गांधी, संबित जी आप दोनों का मिलकर जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने पहले कहा लॉकडाउन लगना चाहिए और एक में लॉकडाउन बिल्कुल फेल हुआ रहा है, अब वो कह रहे हैं लॉकडाउन लगना चाहिए। ये कंफ्यूजन क्यों है राहुल गांधी के मन में? संबित जी ये जानना चाहता हूं। और आलोक जी की बात का जवाब कि ये तो गैर जरूरी खर्चा है, आपने तो नोटबंदी की मनी से अपना ऑफिस बना लिया, ये आरोप लगा रहे हो। देखिए अभी मैं आपको खबर दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस टू हियर द प्ली टू स्टॉप वर्क ऑफ सेंट्रल विस्ता वर्क। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे, सेंट्रल विस्ता के वर्क के ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करे। तो अभी तो कम से कम सेंट्रल विस्ता को लेकर जो बातें कही जा रही थी वो बातें विराम हो गई ना उस पे। ये कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया, सुप्रीम कोर्ट अभी आप देख लीजिए न्यूज अभी सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया है कि हम इस पे सुनवाई नहीं करेंगे और हम काम को नहीं रोकेंगे, क्योंकि मई 17 को दिल्ली हाईकोर्ट सुन रही है, इस पूरे विषय को दिल्ली हाईकोर्ट ही सुनेगी। तो ये बहुत बड़ा धक्का कांग्रेस पार्टी को है। दूसरी बात है, आप याद करिए ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि ये पीएम केयर फंड को लेके और उनके लोगों को सुप्रीम कोर्ट ही भेजा था, उल्टा वहां धक्का खा के सुप्रीम कोर्ट से वापस आना पड़ा। और पीएम केयर फंड जो पीएम रिलीफ फंड होता था जिसमें कांग्रेस पार्टी और सोनिया जी अध्यक्षा रही इतने वर्ष तक, उसका ऑडिट सीएजी नहीं करता था, उसका ऑडिट उनके घर के चार्टर्ड अकाउंटेंट करते थे। इतने वर्षों तक उनके घर के चार्टर्ड अकाउंटेंट करते थे, सोचिए जरा पीएम रिलीफ फंड का। तीसरी बात, इन्होंने हमारे ऑफिस की, हमारे दफ्तरों की बात की। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना दफ्तर बना सकता है, अपना ऑफिस बना सकता है। मैं तो नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग की बात कर रहा हूं। पूरे भारतवर्ष के हर राज्य में इनके दफ्तर हैं, हर कैपिटल में, भोपाल से लेके लखनऊ से लेके दिल्ली में लेके 5,000 करोड़ का। मोदी जी को निष्ठुर कहते हैं, कम से कम सोनिया जी की तरह विदेशी तो नहीं है, इंडियंस का दर्द को समझते हैं मोदी जी। सोनिया जी क्या जानी इंडियंस के दर्द को, वो तो बाहर की हैं। वो तो 5,000 करोड़ रुपए लेकर जिस प्रकार से उन्होंने खुद अपना प्रॉपर्टी बनाया है पूरे हिंदुस्तान में, वो क्या बात कर रही है हमारे पॉलिटिकल ऑफिसेस की। पॉलिटिकल ऑफिसेस क्या कांग्रेस पार्टी की नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने पॉलिटिकल ऑफिसेस को खोल दिया है? दीपक जी उत्तर दूं मैं? ठीक है आलोक जी, बिल्कुल आप जवाब दीजिए, लेकिन मैं एक सप्लीमेंट्री सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आपने राहुल गांधी के पत्र का उल्लेख किया था, उन्होंने कहा है भारत के कारण कोरोना फैल रहा है। अरे भाई, कोरोना चीन ने फैलाया पूरी दुनिया में कि भारत फैला रहा है? ये तो स्थापित तथ्य है ना। तो राहुल गांधी अगर आज की बात लिख रहे हैं तो पुरानी बात भी लिख देते कि दुनिया में कोरोना तो चीन की वजह से फैला है, ये भी लिखना चाहिए उनको लेटर में। देखिए बिल्कुल, वो शायद अगली बार जब ट्वीट करेंगे तो आपसे पूछ के करेंगे। फिलहाल तो जो तमाम देश जो हैं हमारे हवाई जहाजों पर और हमारे पैसेंजर्स पर बैन लगा रहे हैं, की जरूरत नहीं, उनके बहुत अच्छे कलाकार हैं। दीपक जी मुझे लगता है कि आज जो हालात, मेरा काम सवाल पूछना है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आलोक जी, और वही संबित पात्रा से भी पूछ रहा हूँ।
दीपक जी चिंता नहीं करें, मैं आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूँ। पीएम केयर्स फंड का सीएजी ऑडिट करता था, कौन कहता नहीं करता? बताइए जरा कौन करता था, नहीं करता? सोनिया जी को जो लोग आज भी विदेशी कहते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के और तमाम चीजों का वो सबका अपमान करते हैं? क्या संविधान का अपमान करते हैं जो आज भी सोनिया गांधी जी को विदेशी कहते हैं? खैर उनका स्तर वही है, वो वहीं पर रहेंगे। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई, 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई और 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई, उनका पुराना पूरी तरह से आदत रही। दूसरी चीज, 7 दिसंबर का जो पहले दिन का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको पढ़िए जरा, क्या है तुषार मेहता का एफिडेविट क्या है, जरा पढ़ लीजिए। अब देश जान गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को भी इन्होंने आपस में लड़ा दिया। एक दिन सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय देता है, दूसरे दिन हाई कोर्ट कोई निर्णय देता है, फिर हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट चले जाते हैं। पता नहीं क्या क्या हो रहा है जुडिशरी में भी, वो पूरा देश देख रहा है। लेकिन क्या आज जो हालात हैं देश के, उसके लिए भी सोनिया गांधी जी को जिम्मेदार ठहराएंगे? आज जो हालात देश के हैं कि आप ऑक्सीजन भी नहीं दे पा रहे हैं लोगों को और आपको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्या वो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बैट अप इंडिया, लेट अप इंडिया, उन सब से रोजगार नहीं मिला था क्या इस देश को? वो सब फेक थे क्या? नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भाइयों बहनों मित्रों इतना बड़ा शुरू कर दिया है मैंने, उसका क्या हुआ भाई? कहां चला गया वो? मैं दीपक जी एक आपके शो पर एक डिस्क्लोज करके जा रहा हूं कि अगले 1 साल के अंदर अंदर 2 करोड़ बच्चे, कम से कम 2 करोड़ बच्चे ड्रॉप आउट होंगे इस देश के अंदर। कम से कम 10,000 स्कूल और कॉलेज बंद होंगे अगले 1 साल के अंदर। ये सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नजर आ रहा है? 2 करोड़ बच्चे जो 7वीं 8वीं से लेकर कॉलेज तक हैं, या तो वो आर्थिक अभाव में या पढ़ाई, क्योंकि वो मीडियोकर थे। एक बार पढ़ाई का सिलसिला जब 1-1.5 साल तक छूट जाएगा, क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से ताल्लुक रखता हूं, उसके बाद वो वापस उस ट्रैक पर नहीं आ पाएंगे। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनना चाहिए। जीएसटी में रात को 12 बजे घंटा बजना चाहिए। नोटबंदी होनी चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी नहीं कर पाई थी और मोदी जी का 56 इंच का सीना है। रिजल्ट 0 बटा सन्नाटा। देश को क्या मिला उस जीएसटी जो बुरी तरह से इंप्लीमेंट किया? नोटबंदी से क्या मिला? तब भी यही कहा गया, अभी जवाब लेने की बात कहना चाहूंगा, तब भी यही कहा गया था कि कांग्रेस देशद्रोही है और कांग्रेस के पास काला धन है, इसलिए कांग्रेस विरोध कर रही है और तमाम मीडिया चैनल्स ने ये दिखाया। लेकिन जब एक वेव चली गई और दूसरी वेव दस्तक दे रही थी दरवाजे पर, उस समय पर मोदी जी को वो हिंदू रीति रिवाज से करके, क्योंकि चुनाव के 4 राज्यों के अंदर उनको दिखाना था कि मैं पता नहीं क्या कर रहा हूं। कब तक आप अपनी छवि के चक्कर में गरीबों को मरवाओगे? देश की अर्थव्यवस्था आज इस हालात पर है। 23% जीडीपी माइनस में जाने के बाद भी आप लोग नहीं जाग रहे हैं। डिवैल्यूएशन ऑफ मनी करने की हालत है। आप तमाम इकोनॉमिस्ट को सुनिए कि अगर 2 से 3 महीने में इकोनॉमी को नहीं संभाला तो पिछले 40 साल आलोक भाई रिपीट कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है। मनीष शर्मा जबलपुर से मेरे एक दर्शक, उसके बाद आरपी सिंह के पास इसका जवाब लूंगा। मनीष शर्मा जी, क्या नए संसद भवन का काम रुकना चाहिए? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी आवश्यकता भविष्य में जरूर पड़ेगी संसद भवन की, क्योंकि वर्ष 2001 में 84वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया था कि 25 साल तक नए सांसदों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, यानी 2026 के बाद संख्या बढ़ानी पड़ेगी। एक संवैधानिक प्रावधान है कि जनसंख्या के आधार पर सांसदों की संख्या होनी चाहिए और वर्तमान स्थिति यह है कि लगभग 400 संख्या बढ़नी चाहिए, यानी करीब 900 सांसद हो जाने चाहिए थे, तब कहीं जाके जनहित की बातें होंगी। हाँ, एक मैं सुझाव देना चाहूंगा केंद्र सरकार को कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए एक कैबिनेट स्तर की समिति बनाए और वो इस बात पर निर्णय ले कि क्या वास्तव में अभी सेंट्रल विस्टा की आवश्यकता है या कुछ समय के लिए इसको पोस्टपोन किया जा सकता है। क्योंकि अभी जो दूसरी लहर आई थी और जिस तरीके से केंद्र सरकार की दूरदर्शिता नजर नहीं आई, तो हो सकता है इस विषय में भी उनकी दूरदर्शिता सही काम न करे। इसलिए आवश्यक है कि एक कैबिनेट स्तर की बैठक हो और वो निर्णय ले सेंट्रल विस्टा पर कि अभी वर्तमान में जनहित में इसके निर्माण की आवश्यकता है या हम थोड़ा आगे 1 साल 2 साल 3 साल आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मनीष शर्मा जी, आपने 2 टूक बात कही, अच्छी बात कही, आपका विचार है, मैं आपके विचार का सम्मान करता हूं। सीधे आरपी सिंह के पास चलता हूं। आरपी सिंह, आप पर आरोप यह लग रहा है कि आप एक तरफ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने में व्यस्त है और दूसरी जब कोरोना की दूसरी लहर दस्तक दे रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव प्रचार में व्यस्त थी। ये आरोप तो आप पर लग रहा है और यही कांग्रेस पार्टी आप पर लगा रही है और यही कई सारे लोग भी कह रहे हैं आपको। कैसे डिफेंड करेंगे इसको? दीपक जी, पहले तो हम समझे कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट
अभी जो मुझसे पहले संबित क्या करके कुल मिलाकर 1300 करोड़ रुपए का मामला है। ये नहीं कि 20,000 करोड़ का मामला जिस प्रकार से प्रोजेक्ट किया जाए। 20,000 करोड़ अगले कई सालों में खर्च होने। अभी जो इमीडिएट अगले 3 साल का मामला है, जो अगले 2 साल में है, वो 1300 करोड़ का कुल मामला है। दूसरी बात, अभी संबित ने बताया कि 900 करोड़ का तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने अपने एमएलए होसर का टेंडर कर, मैं टेंडर की कॉपी आपको भेज दूंगा जी। वो लगभग 3,500 करोड़ का वहां पर असेंबली का प्रावधान कर रहे हैं वहां पर छत्तीसगढ़ में। इश्यू ये नहीं है कि हम समझते हैं कि प्रायोरिटी क्या है, इसलिए प्रायोरिटी जब बताई गई कि 35,000 करोड़ रुपया सरकार ने मार्क किया है, जिसके तहत हर आदमी को फ्री वैक्सीनेशन मिल रही है। आज प्रदेश भी कर रहे हैं और देश की सरकार भी कर रही है कि हम हर गरीब आदमी को वैक्सीनेशन फ्री लगे, इसकी चिंता करें। परंतु समस्या है कि कांग्रेस को तो विपत्ति में संपत्ति ढूंढनी है। उनको तो कोई मौका मिलना चाहिए, किसी प्रकार से भी हमने देश का विरोध करना है। आज जो चिट्ठी जिसका जिक्र आप अभी कर रहे थे, ये कोई समय है हम भी कह सकते हैं कि देश में आज कोरोना फैला तो महाराष्ट्र के कारण से फैला पड़ा, ऐसी बात तो नहीं है। हम कह रहे, हम तो कह रहे नहीं भी एक पूरी देश की विपत्ति है, परंतु नहीं, राहुल गांधी तो चिट्ठी सर्कुलेट कर रहे हैं कि नहीं पूरी दुनिया में इस समय कोरोना फैल रहा है तो भारत के कारण से फैल रहा है। अफसोस है कि इनको हर देश की विपत्ति में अपनी संपत्ति खोजनी है। वो चाहे हम जब अटैक करते हैं पाकिस्तान पे, सर्जिकल अटैक करते हैं तो प्रश्न उठाते हैं, कहते हैं नहीं सर्जिकल अटैक आपने किया ही नहीं। चाहे हम देश में कुछ और काम करते हैं तो उस पर भी प्रश्न उठाएंगे। जब ये नहीं बताएंगे कि देश में मोदी जी ने पिछले 7 साल में, अभी मैं सुन रहा था लोग जी रहते, मैं जवाब देता हूं उनको, 7 साल में मोदी जी ने हर गरीब आदमी का जन खाता खुलवा दिया। ये आपकी जानकारी के लिए, हर आज 10 करोड़ परिवार मतलब 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए की, और ये कोरोना काल में भी वो कोरोना के लिए भी वो लाभदायक हो रहा है कि 5 लाख तक की आपको सुविधा हॉस्पिटल में जाकर करा सकते हैं। ये भी सुविधा हो रही है। हाँ, हम मानते हैं कि आपदा बड़ी है, उस आपदा को मिलकर लड़ने की जरूरत है। और मैं चाहूंगा सापरा साहब बैठे, ये आपदा के समय तू मैं का समय नहीं है। अगर मैं 10 चीजें लेकर आपकी करूंगा अच्छा नहीं लगेगा अभी, क्योंकि आलोक जी कह गए कि भाजपा का कारण। भैया जवाहर भवन तो आपने बहुत पहले बनाया था, खोल दो ना जवाहर भवन। नेशनल हेल्थ के जितने ऑफिसर्स हैं खोल दो। कोई आपके पास जितनी प्रॉपर्टी कांग्रेस को चाहिए प्रॉपर्टी देश में किसी पार्टी के पास नहीं है, सारी प्रॉपर्टीज खोल दो। परंतु उसके लिए इतने सालों में हमको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना था, हमको नए कॉलेजेस बनाने थे, नए हमको नए मेडिकल कॉलेजेस बनाने थे। कुल मिलाकर 179 बनाए थे, हमने 279 बनाए। 8,000 जन औषधि केंद्र खोले जिसमें गरीब आदमी को, मैंने अपनी खुद की दवाई ली कोरोना की, कुल मिलाकर 285 रुपए में, बाहर मिलती है वही 900 रुपए में। ये किया मोदी जी ने और 8,000 खोले और अभी संख्या बढ़ रही है दिन ब दिन, एक दिन में संख्या बढ़ी जन औषधि केंद्र की। तो इन सब में क्या कि इनको दिखेगा नहीं, वो कह रहे न्याय कर दो। अरे भैया गरीब किसान को आज पैसा जा रहा है, उसको लेकर बात ही करेंगे, आप न्याय की बात करते हो। अरे आपकी सरकारों में कहाँ आपने न्याय कर दिया? आप कर लो, कौन मना कर? आपका हाथ पकड़ा किसी ने करने से? आप करो, कौन रोक रहा है? आप जन कल्याण में 10 काम करो, कौन कर रहा है? परंतु वो करेंगे नहीं। ठीक है, मैं सवाल का जवाब लेता हूं। मैं एक बात छोटी बात कहकर समाप्त। इनको हर विपत्ति में अपनी कांग्रेस को अपनी संपत्ति ढूंढनी है। वो सोनिया गांधी आरपी भाई अगले बार में आप आ जाना, अगले बार में एक और छोटी बात कह देना। चरण सिंह सापरा साहब के पास चलता हूं। चरण सिंह सापरा साहब, आप महाराष्ट्र से आते हैं, 900 करोड़ रुपए का आप नया विधानसभा बना रहे हैं, क्या वो गैर फिजूल, क्या वो फालतू खर्चा नहीं है? माफ कीजिएगा, एमएलए हॉस्टल बना रहे हैं। दूसरा ये कि आप पर यह आरोप लग रहा है कि आप सरकार पर अभी हमले कर रहे हैं, सरकार का साथ देने के अलावा सब साथ मिलकर नहीं चल रहे। तो ऐसा लग रहा है कि आपदा में कांग्रेस पार्टी राजनीति का अवसर ढूंढ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोल पोस्ट चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं और दिशा भूल करने का प्रयास कर रहे हैं। कुल बात जो देश में माहौल है उस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि वो आया था अंधेरे खत्म करने के वादे के साथ। क्या पता था कि चिताएं जलाकर 1000 लोगों की चिताएं जल रही हैं, 4 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं देश के अंदर। हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं होने से दिल्ली में, मेरठ में, रोडकिला में या और कई शहरों के अंदर लोगों की मौतें हो रही हैं। आज पूरे देश के अंदर खौफ ही खौफ है, मातम का माहौल है, लोग सड़कों पर गिड़गिड़ा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को ये सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट की पड़ी हुई है। सवाल ये है कि इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या है? इस सरकार की प्राथमिकताएं होती हैं नमस्ते ट्रम्प, इस सरकार की प्राथमिकता 5 राज्यों के चुनाव, इस सरकार की प्राथमिकता सेंट्रल विस्ता, इस सरकार की प्राथमिकता है आईपीएल टूर्नामेंट। ये इनकी प्राथमिकता है। इनकी प्राथमिकता ऑक्सीजन उपलब्ध कराना नहीं है, जबकि सरकार की ही टास्क फोर्स
नेशनल टास्क फोर्स ने और इनकी तमाम सारी जितनी भी इनकी गाइडिंग एजेंसियां हैं जो कोरोना के तहत केंद्र सरकार को मदद कर रही हैं, सब ने करीबन 8-9 महीने पहले कहा था कि सेकंड वेव आएगी, हमें उसके लिए पर्याप्त तैयारी करनी चाहिए, हमें दवाइयां, ऑक्सीजन, ये सारी तैयारी करनी चाहिए। क्यों नजरअंदाज किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने? आज किस तरह से मौतें हो रही हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर पशुओं के लिए 700 हेल्थ डेस्क बन जाते हैं, वहां पर थर्मोमीटर, थर्मोकेयर और ये थर्मल केयर और तमाम सारी चीजें उपलब्ध है, ऑक्सीमीटर उनके लिए उपलब्ध है, लेकिन मनुष्यों के लिए कुछ उपलब्ध नहीं है। मनुष्यों की लाशें वहां पर बिछ रही है, मनुष्य जो है वो गिड़गिड़ा रहा है, वहां पर तड़प रहा है। इस तरह की परिस्थिति जब देश में होगी तो निश्चित रूप से सवाल पूछे जाएंगे। ये विपक्ष का दायित्व है। आपकी प्राथमिकता है कोरोना नहीं, आपकी प्राथमिकता सेंट्रल विस्टा है। और दूसरा आप पर यह आरोप कि भाई आप लोगों ने दूसरी लहर को गेस करने में बिल्कुल गलती की, ये आरोप लगा रहे हैं चरण सिंह सापरा साहब आप पर। कम से कम 20 कम्युनिकेशन की होंगी हर राज्य सरकार को, वो लिखित गई, मौखिक गई, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू गई, 20 मैसेजेस गए होंगे अलग अलग ढंग से, अलग अलग टाइप से, और लगातार गए ये कहते हुए कि तैयारियां करो अपने आप को। और उसमें मैं सब सरकारों को कह रहा हूं, मतलब ये नहीं कि बीजेपी या कांग्रेस की, मैंने कहा ना, परंतु कांग्रेस को तो हर बात पर अपने लिए कोई लाभ ढूंढना है, उनको तो मौका मिलना चाहिए। एक सुझाव ऐसा दिया सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी ने, ये और कर ले तो और अच्छा होगा, ये और कर ले तो और अच्छा होगा। मैं कई बार सोचता हूँ, एक कौवा आता है मेरे सुबह आकर बैठता है, वैसे ही राहुल गांधी रोज सुबह आकर अपना एक ट्वीट कर देते हैं, कौ कौ कौ, परंतु कुछ निकलता नहीं कौ कौ करने से। सर निकलेगा जब आप कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन देंगे। आप रोज आकर कौ कौ करे, ट्वीट करे से फर्क पड़ने वाले, देश समझ रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हो। आपका एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन हम सरकार मान्य करेगी, मैं आज कह रहा हूँ। और ये समय लड़ाई का नहीं है, ये समय है मिलकर एक साथ राज्य सरकारें और देश की सरकार एक साथ मिलकर इस समय हम कोरोना से लड़ाई लड़े, राजनीतिक लड़ाई ना लड़े। राजनीतिक लड़ाई लड़ने का मौका मिलेगा भी, और 2 साल बाद मिलेगा आपको ना, 2024 में लड़ना जितनी राजनीतिक लड़ाई लड़नी है आपने। तो चरण सिंह सापरा साहब 2024 तक इंतजार कर लीजिए, और अगर सरकार असफल हुई है तो आपके लिए तो बेहतर है, आपको एक अवसर मिलता है कि सरकार असफल हो गई, इन असफलताओं को आप दिखाएंगे और आगे चुनाव जीतेंगे। दीपक जी, लोकतंत्र में विपक्ष का दायित्व होता है कि कहीं पर सरकार अगर गलती करे तो उसे पॉइंट आउट करना पड़ता है, उनको चेताया जाता है, उनको बताया जाता है। लेकिन ये तो इतने अहंकारी हैं कि ये कोई बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आज देश के अंदर जिस हिसाब से परिस्थिति है, मुर्दों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, मुर्दे और आप लाशों पे राजनीति कर रहे हैं, चिता पर ज्यादा मुर्दे वहां पर नजर आ रहे हैं। इस तरह की परिस्थिति जब देश में बन जाती है तो निश्चित रूप से प्रश्न पूछने पड़ते हैं। आज मुर्दे आपने देखे होंगे, आपके सब टीवी चैनल बता रहे हैं कि साइकिल पर मुर्दे की लाश जा रही है, वहां पर कोई हाथ गाड़ी पर जा रही है, या फिर ऑटो रिक्शा में मुर्दा जा रहा है। क्यों जा रहा है ये सब? क्या देश में मरने के बाद भी लोगों को सम्मान नहीं मिलेगा? मैं ये कहना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर भी लगा रहे हैं, वहां पर भी मुर्दों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ पे भी लगा, पंजाब पे भी लगा। मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं तो ये कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को फोटो छपाने का इतना शौक है, मेरी बात पूरी होने दीजिए एक सेकंड। उनको फोटो छपाने का इतना शौक है कि उन्होंने अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर भी अपनी फोटो लगाई है। एक फोटो जरा लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पर भी लगा के देखें, क्योंकि लोग इनको लंबे समय तक याद रखेंगे कि जब मोदी का प्रशासन था तब इतनी मौतें हुई थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे थे वो साधारण ऑक्सीजन नहीं दे पाए, रेमडेसिविर नहीं दे पाए, टोसिलिजुमाब नहीं दे पाए, हमको दर दर भटकना पड़ा। ऐसे विदेश से हमको ये सारी चीजें मंगानी पड़ी। जबकि सुनामी भी आई थी तो इस देश ने कभी बाहर के देशों से चीजें नहीं मंगाई, लेकिन आज ये कोरोना की सुनामी को कंट्रोल करने में विफल है, ये पूरा देश देख रहा है। कमाल की बात है। मैं 2 प्रश्न इनसे पूछूंगा, शांतनु और विवेक श्रीवास्तव दोनों को डिबेट में जोड़ूंगा। आरपी भाई आधा सेकंड सिर्फ। अच्छा ठीक है, आरपी भाई बताइए, कोरोना की सुनामी को रोकने में आप असफल रहे हैं और जगह जगह वो कह रहे हैं कि लाशों के आंकड़े अब तो लोग छुपाने लगे हैं, और यह आरोप मैंने कहा आपकी सरकारों पर भी लगा है।
ये आंकड़े छुपाने वाला मामला आज हो नहीं सकता, क्योंकि आज सारा डिजिटल युग है, कोई छुपा सकेगा नहीं आंकड़े। परंतु इनको लाशों पर राजनीति करनी है। इनकी पंजाब सरकार अभी फिर आंदोलन करा रही है किसानों का, वहां पर फिर बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पर किसान भेज रहे, कैप्टन साहब फिर भेज रहे हैं, उनको रोकेंगे नहीं। इनकी बहन जी, इनकी अरे रोका ही तो है, सुनो फिर विषय आएगा, फिर ये कहा जाएगा कि आपने आईपीएल टूर्नामेंट को इजाजत दी थी, फिर ये विषय आएगा कि कुंभ मेला को इजाजत दी, फिर ये विषय आएगा कि गुजरात के अंदर किस तरह से हजारों की संख्या में औरतें निकली वो मट्टी का वो पर्व मनाने के लिए। ये क्या चल रहा है? आपकी सरकारें जहाँ पर ढीली है, आपके नेता वहां जाकर कि ये लड़ाई मिलकर लड़नी है हमको, लाशों पे राजनीति मत करो आप। लेकिन आप लोग मिलकर लड़ने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अगर एक पत्र लिखा, अगर एक सुझाव दिया, तो हर्षवर्धन किस तरह से छलांग लगा कर उन पर कूद पड़े। आप लोगों को अगर कोई सम्मानजनक लोगों को बताता भी है तो वो इस सरकार को सुनना नहीं है। आपके सब मंत्री निकल करके आ जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इतना अच्छा सुझाव दिया था, तो हर्षवर्धन किस तरह से थोड़ा इंतजार कर लीजिए, आरपी का वक्त है। एक नया अस्पताल नहीं खोला आपने, ऑल इंडिया मेडिकल हमने 14 खोले हैं, 279 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, अभी सुना है 8000 नए जनौषधि केंद्र खोले। स्टाफ ही नहीं है। बिहार के अंदर आपने हॉस्पिटल बनाए, लेकिन बिहार के अंदर जो हॉस्पिटल बने हैं 5 स्टार हॉस्पिटल, उसमें वहां पर डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। बिहार में आपकी सरकार है। अच्छा ठीक है, ये बहस चलती रहेगी। आरपी भाई आप भी रुके और चरण सिंह साहब आप भी रुके। मैं शांतनु गुप्ता के पास जा रहा हूँ, सिर्फ शांतनु का ऑडियो प्लीज। चरण भाई, आरपी भाई एक दूसरे पर ना बोले, दर्शकों को कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ती है। शांतनु जी, क्या कोरोना के नाम पर नए संसद भवन का विरोध उचित है? देखिए दीपक भाई, मैं काफी देर से दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा हूं। जो जितनी मेरी समझ है, शायद इन लोगों की ज्यादा समझ, जो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट बहुत लंबे समय से पास हो रखा है, सारी सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मान्यता दी है। जो उसका 2000 करोड़ का बजट है वो 6 साल का बजट है, और वो एक साल में 3 साढ़े 3 हजार करोड़ बनता है। उसमें बहुत सारे हजारों लोगों को, इंजीनियर्स को, डिजाइनर्स को, मजदूरों को उसमें नौकरी मिलती है। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट अलग अलग, एक्सप्रेसवे हैं, ऑडिटोरियम है। आजकल टेंडर दीपक भाई आप किसी भी राज्य का देख सकते हैं, आप राजस्थान का, पंजाब का, तेलंगाना का, किसी का भी टेंडर ऑनलाइन देख सकते हैं। और मैंने आपकी डिबेट में आने से पहले हर की वेबसाइट खोली, सब में 100, 500, 1000 करोड़ के टेंडर हैं भवनों के निर्माण के। तो एक चीज में, और बहुत सारे लोगों को, और देखिए जो कोरोना का बजट है वो तो 35,000 करोड़ का एक साल का बजट है। ऐसा नहीं है कि मैंने उस बजट को निकाल के सेंट्रल विस्टा बना लिया है, सारे विभाग चल रहे हैं। और ये कह देना, सापरा साहब तो बहुत बड़े नेता हैं कि आईपीएल सरकार चला रही है, इलेक्शन सरकार चला रही है, ये तो बहुत बड़ी मतलब सियासत से बात है। और जो आपने यूपी की बात करी, वो सुबह से फेक न्यूज चल रही है। सापरा जी, आप क्यों फेक न्यूज में आ रहे हैं? यूपी सरकार ने कहा है कि गौशाला, बस मैं छोटी सी बात कहूंगा, क्या सरकार इतनी असमर्थ है कि वो आईपीएल रोक नहीं सकती थी? देखिए आईपीएल से कुछ भी नहीं हुआ। आईपीएल में जैसे ही 2-3 प्लेयर को, देखिए आईपीएल एक बड़ी टेक्निकल बायो बबल के रूप में चलता है, आपको पता हो। जैसे ही बायो बबल ब्रेक हुआ, 3 लोग संक्रमित भेज दिया गया, आईपीएल सस्पेंड कर दिया गया। आईपीएल से कुछ नहीं हुआ ना, आईपीएल से कुछ नहीं हुआ, ये कोई तर्क नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है। और जो आपने कहा गौशाला में गाय के लिए ऑक्सीमीटर भेजा जा रहा है, वो फेक न्यूज है। आप शिकार हुए हैं। वो जो गौशाला में क्या ये सरकार असमर्थ है आईपीएल को रोकने के लिए? और ऑक्सीमीटर भेजा गया। सबके बीच में ना बोलिए प्लीज। चरण भाई, मैं किसी को डाउन नहीं करना चाहता, प्लीज बीच में मत बोलिए। शांतनु प्लीज कंक्लूड करिए कि भाई क्या सरकार असमर्थ है आईपीएल को? नहीं, आप बोलिएगा ना, अपने समय में बोलिएगा। सापरा जी, मैं आपको इतनी देर से सुन रहा था। मैं बस यूपी में, क्योंकि यूपी से आता हूँ, यूपी में बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। जो आप एक फेक न्यूज का शिकार हो गए, उत्तर प्रदेश में गौशाला, उत्तर प्रदेश में जहां भी जानवरों की बसावट है, वहां पे निर्देश दिए गए, वहां पे जो कर्मचारी हैं उनको ऑक्सीमीटर और थर्मल स्क्रीनिंग करी जाए। वो गायों के लिए नहीं है, गायों के लिए ऑक्सीमीटर बड़े अलग तरह के होंगे। जो नॉर्मल ऑक्सीमीटर उससे गायों की ऑक्सीजन आप नहीं चेक कर सकते, उनको गायों की थर्मल स्क्रीनिंग नहीं कर सकते। वो वहां के कर्मचारियों के लिए है। वो फेक न्यूज कुछ लोगों ने चलाई थी, कुछ चैनलों ने, आप उसका शिकार मत होइए। तो देखिए, इस समय मेरे ख्याल से सबको ये बात कहनी चाहिए, वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कब अखिलेश यादव की फोटो आएगी वैक्सीन लगाते हुए भाजपा की, और कब आएगी राहुल गांधी की फोटो वैक्सीन लगाते हुए। इस समय दीपक जी, मेरे हिसाब से तो एक ही सोल्यूशन है, वर्ल्ड ओवर। मैं विदेश में पढ़ा हूं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं विदेशों में। एक ही सोल्यूशन है, हर आदमी कह रहा है वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं।
इस तरह की तू मैं से, और जितने प्रोजेक्ट चले अच्छी बात है। जो प्रोजेक्ट अगर कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ठीक है एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उससे तो केवल मजदूरों को काम ही मिल रहा है, इंजीनियर्स को काम मिल रहा है। इस समय इकोनॉमी जितनी चलती रहे चलने दीजिए उसको। ठीक है, मैं सीधे विवेक श्रीवास्तव जी के पास चल रहा हूं। विवेक जी बहुत दिन बाद मेरे शो में आए हैं, बहुत मिस कर रहा था विवेक जी, आप शो में नहीं आ रहे थे, पता नहीं क्या कारण था, लेकिन मेरा सवाल बड़ा सीधा है, क्या सरकारें अपना काम रोक दे क्योंकि कोरोना आया है? वो चाहे लेफ्ट की सरकार हो, वो चाहे राइट की सरकार हो, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, वो चाहे शिबू सोरेन की, हेमंत सोरेन की सरकार हो, क्या सब अपना काम रोक दे? देखिए, कुछ काम तो आपको रोकने पड़ेंगे। सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट और ये एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अदर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हो सकते थे जिससे एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलती। ये प्रधानमंत्री सिर्फ अपने सपने पूरे करने के लिए कि एक और नया महल बनेगा जिसमें प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस होगा। क्या गलत है विवेक जी इसमें? नहीं, संसद आप सुनते रहिए, हम इस पे पहले डिबेट कर चुके हैं। संसद हो चाहे प्रधानमंत्री का घर हो, ये अभी प्रायोरिटी नहीं है। आपके देश में ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन की कमी सिलेंडरों से लोग मरे हैं और हमें शर्मिंदा होना चाहिए। और ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट छोड़ करके जितना पैसा हो कहीं से ला करके पहले रिसोर्सेज लाइए। डिबेट होती है कि फौज आने जा रही है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी, दवाई की कमी, वैक्सीन की कमी में फौज करेगी क्या? एक साल से हमारी तैयारी क्यों खराब थी? क्या जरूरत पड़ी थी इस सरकार को पिछले 3 महीने में इतना सारा ऑक्सीजन एक्सपोर्ट करने के लिए जब देश में ऑक्सीजन नहीं था? पूरी उम्मीद है आपको इतना पब्लिक फाइनेंस आता है कि उतना पब्लिक फाइनेंस आपको आता है कि वो रिसोर्सेज की कमी नहीं है। कहानी नहीं सुना रहा हूँ, आपके तर्क में हंस रहा हूँ। सड़कों पे लोग मर रहे हैं, प्रधानमंत्री को रिजाइन देना चाहिए। और क्या आरएसएस बीजेपी में कोई पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री? लोग तो केरला में भी मर रहे हैं, पिनराई विजयन रिजाइन कर रहे हैं क्या? ये कैसा तर्क है? प्रधानमंत्री बना के आपने बिठा दिया है जो सिर्फ कपड़े बदलने में, कुंभ मेला, चुनाव, आईपीएल, यह सरकार निर्णायक सरकार नहीं है। क्या आईपीएल और बीजेपी, ये इसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में कोई पढ़ा लिखा इंजीनियर, देश की 135 करोड़ जनता के बहुमत के साथ वो जीते हैं। बहुमत है, अगर बहुमत फेल हो गया है, मेरे मित्र विवेक श्रीवास्तव जी, मेरे भाई विवेक श्रीवास्तव जी, देश की जनता 135 करोड़ जनता के बहुमत से वो जीते हैं। प्रजातांत्रिक मूल्यों से और प्रजातांत्रिक तरीके से तय हुए मुख्यमंत्री है। शांतनु उनका इस तरह से विरोध करना चाहिए। नहीं, सुनिए, ये तो बिल्कुल ऐसा तर्क है कि आईपीएल मोदी करा रहे हैं, चुनाव मोदी करा रहे हैं, कुंभ मोदी करा रहे हैं, नमाज हैदराबाद में फोटो देखिए, वहाँ पे ईद उल फितर पे नमाज पढ़ी जा रही है, रमजान का महीना नमाज पढ़ी जा रही है, वो मोदी करा रहे हैं। तो देखिए अब आपका तर्क इस स्तर पे पहुंच गया है, आपका तर्क इस स्तर पे पहुंच गया है कि उस पे कोई विश्वास नहीं करेगा कि आईपीएल सरकार करा रही है, इलेक्शन कमीशन भी नहीं है सरकार। और आपने केरला में चुनाव नहीं लड़ा, आपने केरला में चुनाव नहीं लड़ा, आप कैसे जीत गए बिना चुनाव लड़े? नहीं, पिनराई विजयन ने 1,500 नहीं होती है, समझे? पिनराई विजयन ने 1,500 रैली करी है। पिनराई विजयन घर पे क्यों नहीं बैठ गए? आपको भी नहीं लड़ना था चुनाव, सिर्फ सरकार नहीं बनानी थी, कोरोना चल रहा था देश में, आपने बाइकआउट क्यों नहीं किया चुनाव का? कुंभ के मेले ना सारी पार्टियों आप लड़े तो सारे पार्टियों की मीटिंग बुलाते, कोई ना लड़ता। आप करे तो सेवा, ये करे तो अरे भैया ग्राउंड ले लीजिए ना। आपने तबलीगी जमात, आप चुनाव क्यों लड़े मुझे बताइए ना। विवेक श्रीवास्तव, आप चुनाव क्यों लड़े? कोरोना चल रहा था, नहीं लड़ते, बोलते थे कोरोना के संकट में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कोरोना है, पिनराई विजयन ने 95% व्यक्ति क्या बात करते हैं? जब कोरोना की लहर केरल से ही पहली शुरू हुई थी, ये आपको भी पता होना चाहिए। केरल से ही दूसरी लहर शुरू हुई थी और उसी वक्त शुरू हुई थी जब आप चुनाव लड़ रहे थे। केरल में आज 9 दिन का लॉकडाउन लगा है, इस प्रधानमंत्री को मैनेजमेंट नहीं आता। ठीक है, आप चुनाव लड़े तो ठीक, बिल्कुल नहीं, सबको बाइकआउट करवाइए। आप करे तो माया, ये करे तो काया था। इलेक्शन कमीशन आप करे तो लीला और ये करे तो लीला, ये कौन लड़ाई? बिल्कुल नहीं, ये इलेक्शन कमीशन ने करवाया है, बीजेपी के कहने पे करवाया है, और कुंभ के मेले को रोकना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन पर आ गए, अब इलेक्शन कमीशन पर आ गए। मैं सीधे चलता हूँ, नवनीत कुमार जी मुरादाबाद से मेरे दर्शक जुड़ गए। नवनीत जी सुनिए, नवनीत जी सुनिए, विवेक भाई सुनिए। नवनीत कुमार जी, लेफ्ट की पार्टीज का बड़ा ऑब्जेक्शन है कि चुनाव क्यों हो गए, उनने भी चुनाव जीता केरल में, उसी वक्त दूसरी लहर आई थी। क्या आपको नहीं लगता कि अगर ये इतना आलोचना कर रहे हैं सरकार की, तो इनको तो केरल में चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए था और ये कहना था कोरोना चल रहा है तब तक चुनाव नहीं होने चाहिए? जी बिल्कुल जी, ये विपक्ष की जो पार्टी थी लेफ्ट को, उनको भी इस चीज से ऑब्जेक्शन होना चाहिए था कि चुनाव अभी कोरोना के
चलते नहीं किए जाए, उन्हें पोस्टपोन किया जाए। और सबसे पहले देश को जो कोरोना है उससे लड़ने के लिए जो भी ऑक्सीजन, जो दवाइयां हैं, उनके लिए अपना अरेंज करना चाहिए था। और चुनाव भी एक रीजन रहा है इस टाइम पे कि जो हमारा देश सफर कर रहा है इस चीज पे। देश में डेली 4 लाख केसेज आ रहे हैं कोरोना के, और उसके अगेंस्ट लगभग 3-4 हजार की डेथ हो रही है। तो उसके लिए चुनाव आपको हमें पोस्टपोन करना चाहिए था, वो चीज हमें अपने ध्यान में रख के आगे करना चाहिए। और इस टाइम पे एक और ठीक है, बिल्कुल सही कहा नाम लीजिए आपने। मैं आपकी बात से ही आगे की बहस बढ़ाऊंगा, लेकिन डिबेट में जरूर पूछूंगा विवेक श्रीवास्तव जी से। इस बात पर फंस गए भैया, अगर कोरोना था, प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे, आप मना कर देते विवेक श्रीवास्तव जी, आपको किसने रोका था? क्योंकि आपको दूसरी बार सत्ता पाना था केरल के अंदर, इसीलिए आपने भी मना नहीं किया। ब्रेक के बाद यही सवाल पूछूंगा और यही से बहस शुरू होगी ब्रेक के बाद।